माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं क्लास 12th की फिजिक्स की बहुत ही प्यारी यूनिट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो लेक्चर नंबर 20। बिल्कुल सही आपने सुना। अगर कोई बच्चा आज के इस वीडियो लेक्चर को ही पहली बार देख रहा है या गिनती सुनकर इस बात के अचंभे में आ रहा है कि भाई अगर ये 20वां वीडियो लेक्चर है तो इससे पहले के 19 वीडियो लेक्चर कहां हैं, जी हां, मैं बताना चाहूंगा कि हम यूनिट नंबर 3 के आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये वीडियो लेक्चर आखिरी नहीं है, इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और आएगा और हमारी यूनिट का खात्मा हो जाएगा। वीडियो लेक्चर नंबर 20 से पहले 19 वीडियो लेक्चर्स जिस किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सब का लिंक शेयर कर दिया है, देखना ना भूले। सवाल आता है सर आज का वीडियो लेक्चर किस चीज पे बेस्ड है, और आज के वीडियो लेक्चर में मेरे द्वारा बताए जाने वाली बातों को समझने के लिए पुरानी कौन सी बातें पता होनी चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा दैट जब अलग 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 प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल्स को अलग अलग प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड की ताकत में रखा गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल वो सभी मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपने जीवन में किसी ना किसी समय पे किसी ना किसी रूप में शो करते हैं। कुछ मटेरियल बहुत अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, कुछ मटेरियल ठीक ठाक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर मैग्नेटाइज करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई भी मैग्नेट ऐसे तो बनता नहीं है। जनरली मैग्नेट्स को आर्टिफिशियल तरीके से ही बनाया जाता है, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट में इतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। और जब किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा करने के लिए हम उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ताकि वो मैग्नेटाइज हो सके। तो किसी भी मटेरियल को जब मैग्नेटाइज किया गया तो जरूरी नहीं है कि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। किसी भी मटेरियल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा मैग्नेट बन जाएगा। कुछ मटेरियल्स का नेचर ऐसा होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू आने ही नहीं देते। इसका मतलब कि उनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पुअर है। अब पानी को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख लो लेकिन पानी चुंबक नहीं बन सकती, हवा को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, हवा चुंबक नहीं बन सकती। इसका मतलब कि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर काफी पुअर है। आपकी गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी चुंबक तो नहीं होती ना, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर काफी पुअर होता है। क्योंकि इनका मैग्नेटिक बिहेवियर काफी पुअर होता है, अब ये चीज पता कैसे चली? How actually we came to the conclusion that some materials are good magnets and some material are poor magnets? हमें पता कैसे चलेगा कि कुछ चीजें मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के पश्चात उसकी तरफ अच्छे से आकर्षित होंगी और कुछ चीजें मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के पश्चात उसकी तरफ अच्छे से आकर्षित नहीं होंगी? ये सब कुछ कैसे पता चला? अब आपको बताना चाहूंगा। ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक लगातार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही पता चला, और इस एक्सपेरिमेंटेशन में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो फैराडे का है। अब फैराडे का क्या कहना है? फैराडे नाम के वैज्ञानिक का यह कहना है कि जब उन्होंने अलग अलग प्रकार के मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने की कोशिश में उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में रखा, फैराडे का यह कहना था कि जब उन्होंने अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड के इलाके में रखकर मैग्नेटाइज करने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि कुछ मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज हुए, कुछ मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं हुए, और कुछ मटेरियल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ठीक ठाक मैग्नेटाइज हुए। हालांकि मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, मैं आपको समझा सकता हूं डिटेल में कि एक्सपेरिमेंट्स क्या हुए, एक्सपेरिमेंट्स में क्या ऑब्जर्व किया गया, लेकिन उतना डिटेल में जाकर फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं टू द पॉइंट बात करके आपको सीधा वो बताना चाहूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। लेकिन साथ ही साथ एक बात भी कहना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं समझाऊं उन बातों की एक बार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बुक खोल के जरूर पढ़ लेना। ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूं और आगे जाके वीडियो खत्म करते करते दोबारा दोहराऊंगा। सो आपको बताना चाहूंगा कि फैराडे ने मटेरियल्स को
क्लासिफाई किया 3 कैटेगरीज में। तो आज का वीडियो लेक्चर का जो हेडिंग बनती है वो यही बनती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर नंबर 20 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, और इस प्यारे से टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही आपने सुना, इस प्यारे से टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई 3 कैटेगरीज में किया है। जिन 3 कैटेगरीज में मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है, उन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के बहुत सारे पैरामीटर्स सेट किए गए थे। उन पैरामीटर्स पे जो मटेरियल खरा उतरा उसे उसकी कैटेगरी के अनुसार रखा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लास में आप एक इंटेलिजेंट, एवरेज और पुअर स्टूडेंट की कैटेगरी पे स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करते हो तो पैरामीटर होता है एग्जाम की परफॉर्मेंस का। किसी बच्चे की एग्जाम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो उसे एक्सीलेंट का पैरामीटर दिया जाता है। किसी की एग्जाम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है लेकिन बहुत अच्छी नहीं होती, ठीक ठाक होती है, तो उसे एवरेज कहा जाता है। और अगर किसी की खराब होती है तो उसे पुअर कहा जाता है। तो मार्क्स एक पैरामीटर है। ठीक उसी प्रकार जब मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो व्हाट वाज द पैरामीटर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब अलग अलग मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो सबसे पहली चीज जो चेक की गई वो ये चेक की गई कि क्या उस मटेरियल के पास पहले से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है भी या नहीं। एक बच्चा कहता है ऐसा क्यों? याद करो बच्चों, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैग्नेटिज्म का टॉपिक पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने एक बहुत ही प्यारी सी टर्म पढ़ी थी जिसे हमने कहा था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइंस द एक्सटेंट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये पता लगाती है कि कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज होगा। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से पहले मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, रादर मुझे बोलना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कितने मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा पर यूनिट वॉल्यूम। अगर किसी मटेरियल के पास पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, इसका मतलब कि उस पर असर अच्छा खासा आया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम ये कहते हैं कि उस पर असर नहीं आया। एक बच्चा कहता है सर सीधा पॉइंट पे आओ ना, कहना क्या चाहते हो? चलो भाई ऐसा करता हूं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जितने भी मटेरियल्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है डायमैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही, मेरी बात बहुत ध्यान सुना, डायमैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहला है। डायमैग्नेटिक मटेरियल ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन है। अब सवाल आता है सर ये डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं या डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? दूसरे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कह लीजिए या पैरामैग्नेटिक मटेरियल कह लीजिए। पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारी सेकंड कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसके बारे में मैं चाहूं तो बहुत कुछ बता सकता हूं लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि यह बात मैंने पहले भी कह चुका हूं कि मैं जितना भी आपको ज्ञान दूंगा वो ज्ञान आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। लेकिन मेरी आपको सजेशन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की इस टॉपिक को एक बार बुक से खोल के जरूर पढ़ लेना ताकि आपको यह पता चल जाए कि वीडियो लेक्चर में मैंने क्या नहीं बताया। क्योंकि यह बात मैं खुद बोल रहा हूं कि इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी नहीं दे रहा हूं। बिकॉज जो जानकारी नहीं दे रहा हूं इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो इतनी सिंपल है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है या इतनी आप कह सकते हैं कि इजी टू अंडरस्टैंड है कि पढ़कर भी आपको समझ आ जाएगा। यही वजह है कि मैं सब कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूं वरना वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे एक ही लेक्चर में इस टॉपिक को फिनिश करना है, यह भी एक वजह है। तो आप मेरे पढ़ाए जाने के बाद इस टॉपिक को बुक से रीड जरूर कीजिएगा। अब सवाल आता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता क्या है? कोई भी मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मटेरियल के पास पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, मतलब कि वो मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं भाई। आप चेक कर रहे हो कि वो मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा या नहीं करेगा। इट हैज बीन फाउंड that those materials, सुनना ध्यान से, ये डेफिनेशन है,
those materials which do not have any magnetic moment of their own, वो मटेरियल जिनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, बट when they are brought in external magnetic field or when they are magnetized, then they get weakly मतलब बहुत न्यूनतम, बहुत कम मात्रा में मैग्नेटाइज होते हैं, और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वो उस तरफ जाते हैं जहां वीकर मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं जाएंगे। एक बच्चा बोला मैं समझा नहीं, आओ मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, ये एक मैग्नेट है। अगर मैं कहता हूं ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये हो गया पहला केस। अब बात करता हूं दूसरे केस की, वही सेम मैग्नेट साउथ पोल, वही सेम मैग्नेट नॉर्थ पोल। अब मैंने उस मैग्नेट को थोड़ा दूर कर दिया, इस वाले को, साउथ यहां चला गया, नॉर्थ यहां चला गया। इस दोनों मैग्नेट्स के ऊपर मैंने एक बीकर में यहां पे एक बीकर है, फॉर एग्जांपल एक बीकर है, बीकर कह लीजिए, सॉरी आप इसे एक वॉच ग्लास कह सकते हैं, बीकर तो नहीं कहूंगा, ये बीकर थोड़ी है। इसमें एक लिक्विड रखा। अब लिक्विड जब हम रखते हैं, एक लिक्विड रखा हमने, एक लिक्विड रखा, 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 एक ऐसा लिक्विड जिसे मैं बोल रहा हूं कि वो डायमैग्नेटिक लिक्विड है, जिसे मैं बोल रहा हूं कि वो कैसा लिक्विड है, डायमैग्नेटिक लिक्विड है। एक ऐसा लिक्विड जिसे मैं बोल रहा हूं वो कैसा लिक्विड है, वो डायमैग्नेटिक लिक्विड है। अब देखने को क्या मिला, देखने को यह मिला कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनका खुद का पहले से कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, परंतु जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रति या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में मैग्नेटाइज होते तो हैं, परंतु इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो भी बहुत कम, यानी वीकली, या आप कह सकते हैं फीबली, एक वर्ड यूज किया जाता है फीबली मैग्नेटाइज्ड, दैट टू इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। मतलब जिस तरफ ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस तरफ नहीं जाते, जिस तरफ कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस तरफ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, अब देखो ये वाला पोल और ये वाला पोल दोनों एक दूसरे के पास है, तो ये वाला इलाका अभी स्ट्रॉन्गर इलाका है, क्योंकि पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है। तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद ये लिक्विड यहां पे आ जाएगा और यहां पे डिप्रेशन सा बन, सुनना मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे एक डिप्रेशन सा बन जाएगा, एक डिप्रेशन सा बन जाएगा। एक बच्चा कहता है मतलब सर कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि जो लिक्विड है वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा, वो उस तरफ अट्रैक्ट होगा जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, क्योंकि बीच में पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड ताकतवर है, तो लिक्विड इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, रादर इससे रेपेल होगा। ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर है। अगर मैं दोनों मैग्नेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दूं, यानी अगर मैं पोल का डिस्टेंस बढ़ा दूं, तो यहां की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगी और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो अब जो आपका डिप्रेशन बनेगा, यानी अब जो आपका लिक्विड है वो ज्यादा यहां इकट्ठा हो जाएगा, यानी लिक्विड ज्यादा यहां इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वो वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पहले वीक यहां थी तो यहां और यहां अट्रैक्ट हो रहा था, अब वीक यहां है तो यहां पे डिप्रेशन बन जाएगा मेरे बच्चों, यहां पे डिप्रेशन बन जाएगा मेरे बच्चों, यहां पे डिप्रेशन बन जाएगा मेरे बच्चों। दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टीच यू विद अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है। गोल्ड, सिल्वर, वाटर, डायमंड, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, एयर, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के जिनका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, और अगर आप उन्हें मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, यानी वो खुद को वीक मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन करते हैं। अब ये जो मैंने बताया ना बच्चों, ये महज 1 या 2 पॉइंट्स है। आप जब बुक खोल के देखोगे तो आपको मेरे द्वारा बताए हुए पॉइंट्स की गिनती से ज्यादा पॉइंट्स सुनने, देखने, पढ़ने, जानने को मिलेंगे। एक बच्चा बोला फिर आपने क्यों नहीं बताया, हम पे क्यों डाल रहे हो सारा बर्डन? ये बर्डन नहीं है मेरे बच्चों, ये एक ड्यूटी है जो आपको एज अ स्टूडेंट निभानी है। मैं चाहता हूं कि आप उस चीज को ऐसा बर्डन मत समझिए कि टीचर ने आपको अगर कोई काम दे दिया तो आपको वो बर्डन लग रहा है, और अगर मैंने वो आपको काम दे दिया तो आप उसे ये मत समझिए कि मैं बताना नहीं चाहता। मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मेरे बताने से मैं आपके अंदर सेल्फ स्टडी की एक इच्छा जगाना चाहता हूं कि आपको खुद को भी
चीजों को पढ़ने की एक आदत होनी चाहिए कि अगर टीचर ने कहा है कि 4 चीजों में से मैं एक चीज बता रहा हूं, तो 3 चीजें अगर वो नहीं बता रहा है तो कोई तो वजह होगी ना बच्चों उसके पीछे। वजह यही है कि बताई जाने वाली बातें बहुत सिंपल है, जब आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। तो हमारी पहली मटेरियल, पहला क्लासिफिकेशन, पहली कैटेगरी इज कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड द बिहेवियर शोन बाय दीज मटेरियल्स इज आल्सो कॉल्ड एज डायमैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी। एक बच्चा कहता है दूसरी और तीसरी एक साथ करोगे क्या, जो ने एक साथ बोल दी? हाँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। The second type of magnetic materials that we study in our syllabus are paramagnetic materials. Paramagnetic materials वो मटेरियल होते हैं जिनके खुद के पास पहले से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। कुछ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, कुछ है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होता कि वो चुंबक बन जाए। हाँ, इतना भी अच्छा नहीं होता कि वो पहले से चुंबक कहलाने लगे। जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि आप पोटेशियम का एग्जांपल ले सकते हैं, आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है लेकिन कम होता है, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर से प्रदान करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होते, ठीक ठाक मैग्नेटाइज होते हैं। एक बच्चा कहता है चलो सर कम से कम एक बात तो अच्छी है। मैंने कहा वो क्या? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब साफ है, स्ट्रॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वीक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, आपकी तरफ आते हैं, आपसे भागते नहीं है। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स भागते हैं और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अट्रैक्ट होते हैं। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर जो होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर तो नहीं कहूंगा, ठीक ठाक बिहेवियर होता है, लेकिन कम से कम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो है। एक बच्चा कहता है ठीक है, तो फिर डेफिनेशन क्या बनी? हाँ, ये सुनो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच व्हेन केप्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गेट magnetized feebly or weakly in the direction of magnetic field. That is, they try to align themselves along the direction of stronger magnetic field. They have an average magnetic permeability. They have an average magnetic susceptibility. परमिएबिलिटी मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मिलने वाली इजाजत ठीक ठाक होती है। डायमैग्नेटिक मटेरियल जितनी बेकार नहीं होती, और क्योंकि इनके पास आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को मिलने वाली इजाजत ठीक ठाक है, तो इनकी ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है द एक्सटेंट, जिस हद तक कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है वो एक्सटेंट भी इनका ठीक ठाक होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बीच में यही सबसे बड़ा फर्क है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जहां पे कमजोर है वहां पैरामैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन मत भूलिए, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल का डैडी है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक का भी डैडी है। सवाल आता है सर थर्ड कैटेगरी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से मटेरियल होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो होते तो पैरामैग्नेटिक ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैरामैग्नेटिक नहीं है। उनकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी से मैच करती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास पहले से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास भी पहले से कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी ठीक ठाक होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक परमेबिलिटी ठीक ठाक नहीं, अच्छी होती है। मतलब सर साफ साफ कहो ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स व्हिच शो अ गुड बिहेवियर। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्ट होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत अच्छा अट्रैक्ट होगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली मैग्नेटाइज्ड in the direction of magnetic field and ferromagnetic materials are strongly magnetized in the direction of magnetic field. The susceptibility of
ferromagnetic material is higher than those of paramagnetic materials, and the magnetic permeability of ferromagnetic material is also greater than those of पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब सर आप कहना चाहते हो कहीं ना कहीं आप आयरन की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप कोबाल्ट की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप निकल की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप क्रोमियम की बात कर रहे हो। ये वो सब चीजें हैं जो सॉफ्ट मैग्नेट्स बनाने के काम आती है, ये वो सब चीजें हैं जो टेम्पररी मैग्नेट्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के काम आती है। हर कोई जानता है कि आयरन को एज अ टेम्पररी मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आयरन एक अच्छा खासा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, यानी एक ऐसा मटेरियल जिसे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर मैग्नेटाइज किया जाता है तो बहुत अच्छे से मैग्नेटाइज होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी खास बात और बताना चाहता हूं। वो छोटी सी खास बात और क्या है? एक बच्चा कहता है सर लेकिन मान लो कि हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी पैरामैग्नेटिक बन जाए, मतलब उसकी अच्छी खासी ताकत कमजोर हो जाए? हो सकता है। जब कमजोर चीज ताकतवर बन सकती है तो क्या ताकतवर चीज कमजोर नहीं बन सकती? अब वो फैक्टर है क्या? उस फैक्टर को बताने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बुक खोल के रीड करोगे तो आपको मेरी ये बात अभी तो सुनाई दे रही है लेकिन बुक में दिखाई देगी, और जब आपको दिखाई देगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पढ़ पाओगे। वो बात क्या है सुनना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को जब मैग्नेटाइज किया जाता है तो लंबे समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर हम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें, भाई अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो तो क्या माइक्रोवेव बंद करने के बाद खाना ठंडा हो जाता है? नहीं ना। माइक्रोवेव के द्वारा खाने को मिली गर्माहट खाने में रह जाती है। ठीक उसी प्रकार फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बाहर से मिली मैग्नेटिक फील्ड उसमें रह जाती है। उसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, और इस रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसे हम कहते हैं रिटेंसिविटी। बिल्कुल सही आपने सुना। पहले बात सुन लो, मैं बताता हूं। कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर हटा दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर पड़ जाती है। मतलब ये वैसी सिचुएशन है कि माइक्रोवेव में रखा तब तक, जब तक है माइक्रोवेव में रखा तब तक है खाना गर्म, जैसे ही माइक्रोवेव बंद किया खाना हो गया वैसे का वैसा ही नरम। मैग्नेटिक फील्ड में जब तक है मटेरियल रखा तब तक वो है चुंबक जैसा, मैग्नेटिक फील्ड को है जैसे ही हटाया वो नहीं रहा अब चुंबक जैसा। सच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉल्ड एज सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं मेरे बच्चों जिन्हें अगर आप बाहर से अप्लाई किए जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड के इलाके से निकाल दो तो उनमें तब भी मैग्नेटिक फील्ड बच जाती है। ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोवेव बंद करने के बाद माइक्रोवेव में गर्म किए गए खाने की गर्माहट अचानक से तो गायब नहीं हो जाती। जब माइक्रोवेव से है खाना बाहर निकल जाता, गर्माहट उसमें भी है कुछ ना कुछ बची रह जाती। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिसका सबसे प्यारा और अच्छा एग्जांपल है एलनिको। एलनिको मैं बताना चाहूंगा एक अलॉय है, किस चीज का नाम से पता चल रहा है, एलनिको, ALNICO। AL मतलब एल्यूमिनियम, Ni मींस निकल, CO मींस कोबाल्ट एंड क्रोमियम। तो एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम एंड कोबाल्ट का अलॉय है एलनिको, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज होने के बाद भी जब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती हैं, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बची हुई मैग्नेटिक फील्ड, इंग्लिश में रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड, और इस फिनोमेना को कहा जाता है रिटेंसिविटी। आई होप मेरे बच्चों ये बातें आपको समझ आ रही हैं, और पता है ज्यादा अच्छी तब समझ आ जाएगी जब आप किताब खोल के रीड कर लोगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इस बात से या इस बात को कंट्रोल करते हैं कि कोई भी मटेरियल अच्छा बन पाएगा या बुरा बन पाएगा। मतलब सर आप बात करना चाह रहे हैं उनकी तब्दीली की, आप बात करना चाह रहे हैं उनके ट्रांजिशन की। हाँ जी, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भले ही एक अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है लेकिन उसके अच्छे खासे मैग्नेटिक बिहेवियर को बिगाड़ा जा सकता है, उसकी ससेप्टिबिलिटी को कम किया जा सकता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है किस हद तक कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। तो किसी भी मटेरियल के हद की अगर बात करूं या एक्सटेंट की अगर बात करूं, मैं नहीं चाहता कि वो ज्यादा एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो, तो क्या करूं? एक बच्चा कहता है तो हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। मैं कहा नहीं, मैं इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अच्छा नहीं बनने दूंगा।
तो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसा फैक्टर है जो इस बात पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है? टेम्परेचर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर स्टूडेंट्स. द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर. मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे किसी भी मटेरियल के तापमान को है बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है कमजोर पड़ जाएगा. अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तापमान को बढ़ाया गया तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर कमजोर हो जाएगा, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर अगर कमजोर हुआ तो क्या वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा? नहीं, वो बन जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल. सो दिस टेम्परेचर at which the ferromagnetic material gets converted or gets transited to a paramagnetic material is called as Curie temperature. जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस टेम्परेचर को कहा जाता है क्यूरी टेम्परेचर, और वी कैन से ट्रांजिशन टेम्परेचर. अब ये क्यूरी टेम्परेचर क्या चीज है? ये क्यूरी टेम्परेचर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरी टेम्परेचर और व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यूरीज टेम्परेचर. तो क्यूरी टेम्परेचर के रिलेशनशिप को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ बातें लिख रहा हूं. मेरे सामने जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनिएगा. तो ये आपका पहला टॉपिक था जो मैंने आपको ऑलमोस्ट करा दिया है. बची हुई चीजें आपको बुक से पढ़नी है, लेकिन अब जो इसमें बात इंपॉर्टेंट है, या आप कह लीजिए एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसे हम क्यूरीज लॉ कहते हैं या क्यूरीज टेम्परेचर कहते हैं. एक छोटी सी डेरिवेशन है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरीज टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरी टेम्परेचर, कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरी टेम्परेचर कह लीजिए, या कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरीज लॉ कह लीजिए. तो आपके सामने ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरी टेम्परेचर है. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. According to this concept, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, किस हद तक मैग्नेटाइज होगा, दैट इज, हद का मतलब होता है दैट इज एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, दैट इज एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, किस हद तक मैग्नेटाइज होगा, और वी कैन से, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जो एक्सटेंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है. ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है. ससेप्टिबिलिटी को कई बार हम इंटेंसिटी के रूप में देख लेते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा. ससेप्टिबिलिटी मतलब कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन किस हद तक मैग्नेटाइज हो रहा है उसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. दैट इज I depends upon two major factors. अब वो two major factors क्या है? पहला फैक्टर, पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. एक बच्चा कहता होगा इसी बात है, अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा इसका मतलब ज्यादा अच्छा मैग्नेटाइज हुआ है. एंड जिस टेम्परेचर पे उसे मैग्नेटाइज किया गया है, जिस टेम्परेचर पे उसे मैग्नेटाइज किया गया है, दैट इज टेम्परेचर. अब रिलेशन क्या कहता है? सो रिलेशन होता है देयरफॉर I is directly proportional to H vector and I is inversely proportional to temperature. वेक्टर का साइन नहीं भी लगाएंगे चलेगा. तो पहला फैक्टर है कि I is directly proportional to H and दूसरा फैक्टर है I is inversely proportional to T. मेरे प्यारे क्लास 12 के बच्चों, एक बार बोर्ड पे लिखी हुई पूरी बात को देख लीजिए कि I directly proportional to H and I inversely proportional to T मैंने लिखा. अब एक बच्चा फट से बोला, जानते हो क्या बोला? बच्चा बोला कि यहां पे आपने कहा था पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B, फिर यहां पे H क्यों लिखा? आपने H क्यों लिखा? अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो?
मैं बताता हूं मैंने एच क्यों लिखा, हटा देता हूं, लो हटा देगा, गलती करी ना, मास्टर ने गलती करी, अरे नहीं रे, समझा रहा हूं। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा कितनी हुई है। अब मैं एक बात बोलूं, उस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कितनी हुई है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कितनी हुई है। बात तो सही है। आई आप कह रहे हो डिपेंड कर रहा है बी पे, मैं कह रहा हूं बी डिपेंड कर रहा है एच पे, यानी बी जो होता है वो तो वैसे भी एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बी क्या है? पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। एच क्या है? अप्लाई किए जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहा है। भूलो मत, ये टर्म्स अपने दिमाग से निकलने मत देना। अगर ये टर्म्स आपके दिमाग से निकल रही है ना और आप कह रहे हो यार मुझे याद नहीं है एक टर्म कहां पड़ी थी, अरे पूरा का पूरा एक अच्छा खासा वीडियो लेक्चर दिया है भाई, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन मैग्नेटिज्म की दुनिया में, वीडियो लेक्चर नंबर 18। अब नहीं बताऊंगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको ताकि याद आए, यहां पे समझ आनी चाहिए बातें, आपको याद होनी चाहिए। इसलिए तो बी वो था जो हमें प्राप्त हो रहा है, आई हद है तो हद प्राप्ति पे डिपेंड करती है, लेकिन प्राप्ति उपलब्धि पे डिपेंड करती है। एच हम लगाते हैं, बी हम पाते हैं, तो आई हमें मिलता है। जो हमें मिलता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हमने पाया है, जो हमने पाया है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या हमने लगाया है। तो एच लगाते हैं, बी पाते हैं और आई नापते हैं, यानी आई इज द एक्सटेंट, बी इज द फील्ड, एच इज द फोर्स। फोर्स लगाओगे फील्ड पाओगे, फील्ड पाओगे तो हद जान पाओगे, वरना बिना फील्ड के हद कैसे जानोगे। यही वजह है कि मैंने पहले ही एच लिख दिया था, ताकि अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन रहा हो तो उसके मन में सवाल उठ जाए कि अरे मास्टर बड़ा अजीब है, लिखता भी है और बोलता भी है, लिखता एच है। इसलिए अब मैं आगे जाके बी को एच बना दूंगा। देखो देखो, देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं, देयरफॉर आई is directly proportional to h बटा t, I is directly proportional to h बटा t। I directly proportional to b था, but b directly proportional to h है, I b पे डिपेंड करता है, b h पे डिपेंड करता है, तो b की जगह h और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। टेम्परेचर होगा ज्यादा, टेम्परेचर होगा ज्यादा तो इंटेंसिटी होगी कम। याद रखना, मैंने इससे पहले आपको ससेप्टिबिलिटी कहा था, एक ही बात है। अगर मैं कहीं पे ये लिखता हूं कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और मैं लिखता हूं आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो दोनों बातें एक ही है, लेकिन ये और ये एक नहीं है। इसका मतलब होता है इंटेंसिटी, किस हद तक मैग्नेटाइज होगा, इसका मतलब होता है कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा। टेम्परेचर होगा ज्यादा तो तेरी हद होगी कम, जो टेम्परेचर होगा ज्यादा तो होगा आसानी से नहीं मैग्नेटाइज, यानी उसकी आसानी भी होगी कम। बातें समझ आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आओ बात पूरी करें। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं I बटा H इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/t, बट आपको पता होना चाहिए कि I बटा H इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी होता है। ये देखो जरा ध्यान से, I बटा H इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी होता है। बच्चा जानता है कि I बटा H इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी होता है, क्योंकि I बटा H ससेप्टिबिलिटी है। मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो सर जी? क्योंकि I बटा H इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, देयरफॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू c by t। एक बार घूरो, देखो यही वाली बात जो मैंने यहां बोली थी, मैंने यहां प्रूव कर दी, दैट chi is equal to c by t, where c is a constant, qc is a constant of proportionality and this is called as Curie constant। इस c को कहा जाता है Curie constant and chi_m is equal to c by t। एक हमारे पास लॉ आ चुका है और इसी लॉ को कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों Curie लॉ इन मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म की दुनिया में पढ़े जाने वाला क्यूरी लॉ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरी लॉ, तो बहुत सिंपल शब्दों में आप बता सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट विच इट इज बीइंग मैग्नेटाइज्ड।
अगर किसी मटेरियल को ज्यादा तापमान पे मैग्नेटाइज किया जाएगा तो उसमें पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का होगा दम कम, क्योंकि टेम्परेचर है ज्यादा। मतलब ससेप्टिबिलिटी मींस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो गर्म तापमान पे कोई भी चीज आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो सकती। एक बच्चा कहता है ऐसा क्या होगा। अब मैं एक शब्द बोल रहा हूं, जो शब्द मैं बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको किताब खोल के पढ़ने को जरूर मिलेगा। इसे कहते हैं डोमेन। बच्चा कहता है डोमेन, ये डोमेन क्या होता है? मैं समझा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि हर एक मैग्नेटिक मटेरियल का अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन हर मैग्नेटिक मटेरियल का अच्छा खासा मैग्नेटिक मोमेंट हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका हर एक एटम अपने पूरे मटेरियल में एक अपने आप को स्पेसिफिक ओरिएंटेशन देता है, जिसे हम डोमेन कहते हैं। और इस डोमेन को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी थ्योरी दी गई है, जिसे हम डोमेन थ्योरी कहते हैं। बहुत सिंपल है, बुक खोल के पढ़ लेना। तो डोमेन्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट की ताकत को दर्शाते हैं। एक बच्चा कहता है फिर डोमेन की बात यहां कैसे फिट हुई? समझा रहा हूं ना। डोमेन जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट की ताकत को दर्शाता है। हाई टेम्परेचर पे डोमेन कमजोर पड़ जाता है। हाई टेम्परेचर पे डोमेन कमजोर पड़ जाता है, और जब हाई टेम्परेचर पे डोमेन कमजोर पड़ जाता है तो मैग्नेटिक मोमेंट की ताकत कम पड़ जाती है। जब मैग्नेटिक मोमेंट की ताकत कम पड़ जाती है तो मटेरियल आसानी से मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। इसलिए उसकी ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेयर C is a constant called as a Curie constant, and this is called as Curie's law in दुनिया ऑफ मैग्नेटिज्म। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों आपको चीजें समझ आ रही हैं। एक बार और तसल्ली से पूरा पेज, पूरा बोर्ड आपके सामने है, इसे घूर लो। आए मन में कोई सवाल, आपको मना किसने किया मचाने से बवाल? इसे अच्छे से देखो, आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है सर चलो ठीक है, मान गए कि हाई टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी, मान गए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, मान गए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है, एक हार्ड फेरोमैग्नेट होता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें अगर बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हटा दी जाए तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दी जाए तो भी उनके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच जाएगी, जिसे कहा जाएगा रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड। ये सब कुछ पता कैसे चलता है? किसके पास कितनी फील्ड बचेगी, किसके पास ज्यादा बचेगी, किसके पास कम बचेगी? नाइस क्वेश्चन। ये सब कुछ पता कैसे चलता है? ये सब कुछ पता लगाने के लिए हमें करने पड़ते हैं एक्सपेरिमेंट। और जब लगातार किसी भी मटेरियल को सोलेनॉइड के बीचों बीच रखकर सोलेनॉइड के बीचों बीच रखकर मैग्नेटाइज करने की कोशिश की जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में तीन चीजों पे फोकस किया जाता है। क्या हमने लगाया यानी H, क्या हमने पाया यानी B, और कितनी आसानी से हमने पाया यानी कि ससेप्टिबिलिटी। दो पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कितनी ताकत लगाई, दूसरा कितनी ताकत पाई। तो जो हम लगाते हैं उसे H कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो हम पाते हैं उसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, और किस हद तक पाते हैं उसे हम I कहते हैं, और कितनी आसानी से पाते हैं उसे हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जब किसी भी मटेरियल के लिए पूरा प्रोसेस और ये चारों पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को पूरी तरह से अच्छे से कैरी करने के बाद एक ग्राफ प्लॉट होता है जिसे हम कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। बिल्कुल सही आपने सुना, ये हिस्टेरेसिस कर्व आपको इन पैरामीटर्स के बीच में यानी कि I, B और H के बीच में एक रिलेशन बनाकर या बनकर आपके सामने आता है। यही इस यूनिट में पढ़े जाने वाला बचा हुआ आखिरी टॉपिक है।
तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो लेक्चर नंबर 20, आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है, लेकिन वीडियो लेक्चर नंबर 21 is going to be the last video lecture of class 12 की फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैं आपको हिस्टेरेसिस का टॉपिक पढ़ाऊंगा और हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है ये अच्छे से समझाऊंगा। तब तक आपको दिल थाम के बैठना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अपना टाइम मत करना वेस्ट अगर पाना है आपको कामयाबी का टेस्ट। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं वो वाली बात, चाहे आ जाए सुबह या हो जाए रात, जो मैंने कही थी पहले ये वाली बात फिर से दोहरा रहा हूं वो वाली बात कि एक बार आप जरूर कोशिश करना, किताब खोल के इस कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ना। बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बात, इस वीडियो लेक्चर को देखने में जब आपको सारी चीजें अगर समझ आई हैं तो फिर क्यों खुद तक इस वीडियो लेक्चर को सीमित रखो। Do not forget to share this video with your maximum friends and classmates। और अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। माय डियर क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच।